सो जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफाइड जीएस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो जैसे कि हमने अपना एनसीईआरटी की सीरीज शुरू कर दी थी, हमारा सीडीएस एनडी और सीपीएफ का पेपर तो काफ़ी नज़दीक है, कुछ टाइम बाद ही है। तो हमने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू कर चुके हैं। हमने चैप्टर वन अपने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन उसको अच्छे से तरीके से कंप्लीट कर लिया है। मैंने बोला था कि इसकी पीवाईक्यू सीरीज लेकर आऊँगा, तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा मैं। उसके बाद आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन देख लेना। स्कोरिंग चैप्टर है, 2-3 सवाल आते हैं, मैंने आपको प्रूफ भी दिया था कि कैसे सवाल आते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमने एसिड बेस सॉल्ट उठाया, उसी का 10th क्लास का है ये नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है? तो देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन जनरली पूछता कैसे है और मेनली कहाँ से पूछता है। देखो, सबसे पहले जो एसिड बेसिस सॉल्ट सॉल्ट में से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, वो है आपका सॉल्ट। सॉल्ट में से हमेशा, हर साल, हर पेपर में, चाहे मैं इन तीनों की बात कर लूँ, सीडीएस एंड सीपीएफ, उसमें से एक दो सवाल तो आता ही आता है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सीडीएस 2026 का है। अगर नहीं हो तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके। ठीक है? मतलब वो इस चैप्टर में सॉल्ट से एक दो क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है, कंफर्म है। अब पूछता कैसे है कि वो नॉर्मल बस ये पूछ देगा कि जो कोई भी सॉल्ट है, उसका उसका फॉर्मूला पूछ देगा, या तो उसका नाम पूछ देगा, या तो मैच में पूछ देता है, या तो ऑप्शन पूछता है। बस आपको इतना ही सॉल्ट में याद करना है। ठीक है? अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो और चीज़ समझेंगे। दूसरी चीज़, एसिड बेस सॉल्ट में कौन कैसा दिखता है, कौन किससे रिएक्ट करता है, ये मेन पूछता है। मतलब एसिड बेस कभी एकदम डिटेल में नहीं जाता है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें उसको कराता है। ठीक है? और जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो गई वो। ठीक, तो शुरू करते हैं अपन अपना पहला चैप्टर, ओ मतलब एसिड बेस सॉल्ट दूसरा चैप्टर। मैं इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, पर जो मेन मेन चीज़ें अपन सिर्फ उसको पढ़ेंगे। ठीक है? तो जैसे क्या बोलता है, यू ऑलरेडी नो दैट एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, whereas base are bitter and change the color of a red litmus to blue. Litmus is a natural indicator, turmeric is another such indicator. देखो, इन शॉर्ट वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमें तो ये जानना पड़ेगा कि भैया कोई भी चीज़ आपके सामने जो रखी है वो एसिड है या बेस है, उसको जानने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। ठीक है? तो एक पेपर आता है, आई होप आपने देखा ही होगा, मतलब आपको पता ही होगा कि लिटमस पेपर क्या होता है। ठीक है? एक लिटमस पेपर होता है, ये ऐसा टाइप का कुछ दिखता है। उसमें क्या होता है कि मान लो अगर आपके सामने कोई लिक्विड रखा है, उसको जानने के लिए कि वो एसिड है कि बेस है, उसको इसमें डिप करते हैं, तो वो कोई ना कोई कलर दिखाता है। हाँ, कलर बदलता है, मैजिक नहीं है, मतलब केमिस्ट्री की भाषा में मैजिक ही है। ठीक है? अब होता क्या है कि जब भी आप एसिड में, अब वो कलर पे डिपेंड है कि आप कौन से कलर का लिटमस पेपर डालते हैं। ठीक है? देखो, इसकी सबसे ईज़ी ट्रिक जो मतलब मैंने बनाई या मुझे पता पड़ी या कुछ भी समझ सकते हैं आप। देखो, लिटमस पेपर ना 2 तरीके के पूछ सकता है, बहुत ईज़ी सवाल है और आता रहता है। लिटमस पेपर 2 कलर के होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। ठीक है? सबसे पहले मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपने एसिड में रेड लिटमस पेपर डाला, रेड नहीं, सबसे पहले ब्लू डिप करवाते हैं। आपने एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डिप किया, तो उस लिटमस पेपर का कलर जो हो जाएगा ना, वो रेड हो जाएगा। ठीक है? हमेशा याद रखिए, अगर एसिड में आपने ब्लू लिटमस पेपर डाला, तो कौन से कलर का दिख जाएगा? लिटमस पेपर रेड कलर का होगा, लिक्विड नहीं, जो लिटमस पेपर आपने डिप किया ना, वो रेड कलर का हो जाएगा। अगर आपने एसिड में रेड कलर का डाला, तो वो रेड कलर ही दिखेगा, क्योंकि वो वही था, तो अपन इसको नो चेंज बोल देते हैं, पर होता वो रेड ही कन्वर्ट में, और चूंकि वो पहली से रेड होता है तो रेड ही दिखता है, इसलिए अपन इसको नो चेंज बोल देते हैं। ठीक? दूसरी चीज, बेस। अब बेस में आपको डालना है, ये बेस नहीं, बेस होगा। बेस में अब आपको डालना है रेड लिटमस पेपर। तो बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, और वही अगर आप बेस में ब्लू लिटमस डालते हैं, तो ब्लू का ब्लू ही रहने देगा, क्योंकि वो ब्लू में ही कन्वर्ट करता है। देखो, इन शॉर्ट कोई भी चीज़ ऐसी कोई खास हार्ड नहीं है। एसिड जो है ना, वो खतरनाक होता है। आपको ऐसा याद रखना है कि एसिड जो है वो खतरनाक होता है, और डेंजर का कलर कौन सा होता है, लगभग लगभग
रेड होता है, ठीक है? तो हमेशा याद रखिए कि एसिड में अगर आप कोई भी लिटमस पेपर डालेंगे, लिटमस पेपर की बात कर रहा हूँ, लिटमस पेपर डालेंगे तो हमेशा रेड में ही कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एसिड खतरनाक है। बेस में अगर आप कोई भी लिटमस पेपर डालेंगे तो हमेशा ब्लू कलर देगा, क्योंकि नॉर्मल है, एसिड से थोड़ा कम होता है पर फिर बेस भी होता है खतरनाक, ठीक है? आपको बस ऐसे याद रखना है कि एसिड रेड में देगा, बेस ब्लू में देगा। कब? जब आप इस चीज़ को याद रखें, जब आप लिटमस पेपर डालेंगे तब की बात हो रही है, ठीक? पहली चीज़ आपको याद होगी। दूसरी चीज़ क्या बोलता है, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है और बेस का थोड़ा कड़वा टाइप का होता है। ठीक? समझ में आ गया? कहाँ गया? बेस। बेस का जो होता है वो बिटर होता है। ठीक है? एसिड का टेस्ट सोर होता है, बेस का टेस्ट बिटर होता है। लिटमस पेपर तक यहाँ तक चीज़ें हो गई। ठीक है? अब क्या बोलता है, देखो इसको एक मिनट थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है कि लिटमस सॉल्यूशन होता क्या है, तो लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेन। एक सीडीएस में सवाल आया था कि जो लिटमस बनता है, लिटमस पेपर या जो लिटमस सॉल्यूशन बनता है वो कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? एक लिचेन प्लांट होता है, वहां से मिलता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ये थैलोफाइटा ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रख सकते हो तो याद रख लीजिए। बाकी आप डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि लिचेन जो है वो थैलोफाइटा में। इन शॉर्ट, मैं सच बोल रहा हूँ, आप पीवाईक्यू देखेंगे या मैं अभी कराऊंगा तो आपको दिख जाएगा कि लिटमस कहाँ से मिलता है। ये सीडीएस का सवाल पूछा गया है, लिटमस मिलता है हमको लिचेन से, आपको ये चीज याद रखनी है। देखो इसमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मैं जो जो पे इंपॉर्टेंट करूंगा क्योंकि वो पीवाईक्यू बेस्ड है, इसलिए आपको उसे याद रखना है, कभी पूछ सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। देखिए ये तो हो गया कि भैया एसिड बेस्ड सॉल्ट को जानने के लिए कुछ तरीके होते हैं। एक ये कि आप लिटमस पेपर कहीं से खरीद के लेकर आओ, उसमें डिप करो और आपको पता पड़े। दूसरा ये कि अगर आपके आस-पास कोई चीज़ हो और आप उससे अपने जो सामने रखा है वो एसिड है, बेस है, उसको कैसे जानोगे, तो उसका भी तरीका होता है। ठीक है? उसको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। और जो लिटमस था वो भी हमारा क्या था? नेचुरल था। क्यों? क्योंकि वो कहाँ से मिला है? प्लांट से, नेचुरली मिला है। ठीक है? अब हम बाकी चीज़ भी कुछ देख लेते हैं। जैसे कि ये कहाँ पे लिखा है? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ये खुद दिया हुआ है। फिर बोलता है कि टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक जो वही हमारा जो हल्दी टाइप का होता है वही, ठीक है। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप व्हिच इज बेसिक इन नेचर is scrubbed on it? It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for acid and base. देखो इतनी सी बात बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है कि आपका जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, वो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि आपका मान लो आपके पास कोई शर्ट आपने कोई कपड़ा पहना होता है, तो करी इस पे गिर जाती है। करी में क्या होता है मतलब ये सब जो उसमें इसमें हल्दी मिली रहती है, ठीक है? इसलिए उसने टर्मरिक का लेके कोई एग्ज़ाम्पल दिया है इसमें। अब आपके ऊपर करी गिर गई, तो आपने कभी ध्यान दिया हो कि जब भी आप उसके ऊपर साबुन रगड़ते हो, मान लो आप कोई सा भी धोने वाला साबुन उस पे रगड़ते हो, तो वो कौन से कलर का हो जाता है? वो थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है? ऐसा क्यों होता है कि मैंने फिर बोला जैसे जो लिटमस था उसमें एसिड और बेस डालने का कलर अलग हुआ। टर्मरिक में एसिड एसिड पड़ेगा या बेस पड़ेगी तो उसका कलर अलग हो जाएगा। इन शॉर्ट हमें इससे क्या समझ में आया कि जब भी आप टर्मरिक टर्मरिक में अगर आप बेस ऐड करेंगे या बेस से मिलेगा वो, तो कौन सा कलर देगा? वो देगा रेडिश ब्राउन। बस इतनी सी बात समझनी है और कोई भी दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर टर्मरिक में कोई बेसिक अगर आपको पहचानना है, कोई भी चीज़ है, अगर आपने उसमें टर्मरिक डाली, अगर वो रेडिश ब्राउन हुई, तो वो कौन से कलर की हो जाएगी? वो कौन से कलर की हो जाएगी? वो आपकी रेडिश ब्राउन हो जाएगी। अब यहाँ पे तो कहीं बेसिक डाला नहीं था, तो होता क्या है कि जो आपका सोप होता है ना साबुन, वो बेसिक में होता है, बेसिक में आता है, ठीक है? इसलिए जब आपने सोप लगाया किसके ऊपर? टर्मरिक, तो टर्मरिक एसिड होता है पहले, टर्मरिक वो है, ठीक है? उसपे आपने जैसे ही करा, क्या हो गया वो? रेडिश कलर में कन्वर्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया नेचुरल बेसिस। ये बोल रहा है कि अब आपको सॉरी, अब अगर आपको और भी कोई तरीके से यूज़ करना है कि तो आप दूसरा इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोल्फ़्थेलिन हो गया, ठीक है? टू टेस्ट एसिड एंड बेस। ये पूछा नहीं आज तक, मेनली कभी-कभी ये लिटमस सॉल्यूशन का पूछ देता है और मेनली टर्मरिक का, ठीक है? तो मैं उसको उतना नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो ज़रूरी भी नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है कि अब
कुछ एसिड और बेसिस के कुछ इसने नाम दिए, कुछ कॉमन जो कि आपको भी पता होने चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखा है, जैसे कि कुछ एसिड के नाम देख लीजिए। होता है एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फेमस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फ़ॉर्मूला होता है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फ़ॉर्मूला होता है H2SO4। नाइट्रिक एसिड जिसका फ़ॉर्मूला होता है HNO3। एसिटिक एसिड जिसका फ़ॉर्मूला होता है CH3COOH। आपको ये याद होना चाहिए, कम से कम ये 6 तो याद होना चाहिए। सोडियम हाइड्रॉक्साइड जिसका फ़ॉर्मूला होता है NaOH। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जिसका फ़ॉर्मूला होता है कैल्शियम CaOH2। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो ये टर्म हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको याद आ रहा होगा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड किसे बोलते हैं। नहीं याद आ रहा तो या तो आपने कल की क्लास अच्छे से देखी नहीं या फिर देखी नहीं है, ठीक है? फिर भी देख लीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड हमारे फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो सवाल पूछता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से, बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है? 7th आता है अच्छा इसका एक लोकल नेम क्या था? अगर आप लोग बता पाएँ तो? स्लेक्ट लाइम। ठीक है, ये क्विक से जब मिलता है तब कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाते हैं, बाकी चीज़ें चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। अच्छा देखो, एक छोटी सी चीज़ याद रखेंगे, जिसमें भी जनरली OH होता है, जनरली OH लगा रहता है ना, उसको हम बेस बोल देते हैं। OH मतलब ये जैसे ये KOH है, MgOH है, NH4OH है, हाइड्रॉक्साइड वाली चीज़ें हैं, ठीक है? अ, ये इसमें चीज़ें थोड़ी अलग हैं, एसिटिक एसिड में तो नॉर्मल ही है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड इसमें OH लगा है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड OH लगा है। तो जो भी OH होता है ना वो जनरली बेस कहलाता है, और जो एसिड होता है उसमें H प्लस लगा रहता है, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है? CH3COOH+ है यहाँ पे। बात समझ में आ गई? छोटी सी चीज़ थी जो आपको समझनी थी, और इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है? तीसरा होता है, हमने 2 टाइप के इंडिकेटर पढ़े थे। एक नेचुरल जो कि हमने उसका एग्ज़ाम्पल देखा आपका लिटमस का। दूसरा सिंथेटिक जो कि हमने देखा फेनोल्फ़्थलीन या मिथाइल ऑरेंज, हमने ऊपर पढ़ा था। तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप ऑल्फैक्टरी मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, उसके ऑर्डर्स अगर चेंज होगा तो आप कैसे पहचानें? ऑर्डर मतलब आप उसकी स्मेल से, खुशबू से या बदबू से या जो भी आपको जैसी स्मेल आएगी उस हिसाब से। उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। मतलब अगर आप उसमें कुछ डालते हैं तो वो चीज़ का जो स्मेल है वो कुछ अलग ही देगा, ठीक है? वो बदलेगा या कैसा भी होगा, उसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक? जैसे कुछ एक्टिविटी दी गई है, सीधी कंक्लूजन मैंने लिखा हुआ है सीधे, ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो एक्टिविटी पूरा पढ़ने में। तो देखो क्या होगा कि अगर मान लो कोई भी एसिड है, उस पे आप ओनियन क्लॉथ स्ट्रिप, मतलब क्या होता है कि जैसे जो ओनियन का जूस होता है, सपोज़ के लिए वही मान लो, अगर आपने वो डाल दिया, अगर आपने एसिड में, किसी एसिड में ओनियन का जूस या ओनियन क्लोथ्स ऐसा कुछ डाल दिया, तो उसकी जो स्मेल होगी ना उस लिक्विड की, वो ओनियन जैसी ही आएगी, ठीक है? दूसरी चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने किसी बेस मतलब OH, अगर आपने किसी बेस में वो डाला, तो उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आएगी। इन शॉर्ट आपको इतना समझना है कि अगर तो वो सीधे आपसे ओनियन क्लोथ से पूछ सकता है, फिर ऑल्फैक्टरी भी पूछ लेगा डायरेक्ट, ठीक है? इतना समझना है कि अगर आपने एसिड में कोई डाला, तो उसकी स्मेल वही रहेगी जो पहले थी। या बोल दें जो आपने डाला, जैसे ओनियन डाला था तो ओनियन की स्मेल आएगी। अगर आपने किसी बेस में डाला तो उसकी कोई स्मेल नहीं आएगी, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई होप सही है। ऐसे ही इन्होंने वैनिला, क्लोव इन सब का मतलब एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि अच्छा ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन, पूछ सकता नहीं, पूछा गया है कि इसमें से कौन-कौन सा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है या फिर है? उस ऑप्शन में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि वेनिला, ओनियन, क्लोव, अगर यहाँ पे लिटमस दे दे, तो लिटमस जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है? वेनिला, ओनियन, क्लोव ये सब आपके क्या है? ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने कुछ नहीं करा यार, सिर्फ़ अभी तक इतना करा है कि एसिड बेस को हम जानने का तरीका ढूँढा है। हमारे आस-पास कोई लिक्विड रखा हो, वो एसिड है कि बेस है, वो जानने के लिए हमने कुछ चीज़ें देखी। अगर आपने केमिस्ट्री लैब से सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर जो भी यूज़ करा है, उससे कैसे-कैसे क्या पता पड़ेगा, क्या चेंजेस होंगे उसमें, हमने उस हिसाब से अपना एसिड बेस देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर एसिड बेस रिएक्ट करे किसी दूसरी चीज़ से तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए एसिड कभी लोहे पे गिरता है या कभी लकड़ी पे गिरे या किसी और पे गिरे, तो बदलता है या जलता है या क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। सबसे पहले एसिड और बेस को किसी मेटल से रिएक्ट करके देखते हैं, ठीक है? अच्छा ये इन्होंने एक एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, थोड़ा नीचे पढ़ लेते हैं पहले। अच्छा ठीक है, पहली चीज़ तो ये हमेशा याद रखना है, हमेशा नहीं, इसको रट लेना है आपको कि क्या,
कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा? वो बनाएगा आपका सॉल्ट, नमक, ठीक है? और साथ ही साथ एक हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा। बात समझ में आ गई? कोई भी एसिड जब किसी मेटल से रिएक्ट करेगा, तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। अब आपके सामने कोई रिएक्शन लिखी है, तो उसे जानने का तरीका क्या है कि वो एसिड है या बेस है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि OH नेगेटिव OH होगा आखिरी में। तो जनरली एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद रखना है। एसिटिक एसिड वो एसिड होता है, OH होगा तो वो बेस होगा और कोई और H प्लस आयन्स होंगे पहले तो वो एसिड होगा। ठीक? मेटल आपको समझ में आता है यार, मेटल नॉन मेटल अगर नहीं भी समझ में आते तो हमारा शायद तीसरा चौथा चैप्टर में भी मेटल नॉन मेटल है, उसको हम पढ़ लेंगे। फिर भी आई होप आपको मेटल नॉन मेटल समझ में आता है। ठीक? तो बस आग बंद करके उसपे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस टिक कर देना, अगर ऐसा पूछता है तो। क्या बोलता है कि नोट द मेटल इन अबव रिएक्शन displays hydrogen atom from the acid as hydrogen gas and form as a compound called salt. Thus, the reaction of metal with this acid can be summarized as acid metal gives that salt plus hydrogen gas. इतनी सी बात होप आपको समझ में आ गई। अब इन्होंने एक रिएक्शन लिख के नहीं, ये तो नहीं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस का है और देख लेते हैं ऊपर कोई होगा ना। जी, कि जिंक ग्रैन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये जो एग्जांपल है अपन इसको देखते हैं। पेज मिस हो गया क्या? नहीं सही है, 19-20। देखो इसमें क्या बोलता है, इन्होंने क्या करा कि एक जिंक को लिया, जिंक ग्रैन्यूल्स को लिया, ठीक है? जिंक मतलब आपका मेटल होता है, हमेशा याद रखिए। और उसमें इन्होंने क्या मिला दिया, उसमें इन्होंने HCl मिला दिया, ठीक है? ये इन्होंने करके देखा। अब देखो, ये इसमें ज़िंक था, इन्होंने 2-3 बूंद HCl मिला दी और एक पाइप है और ये इसमें क्या है, इसमें पानी सोप सॉल्यूशन में डाला हुआ है। अब आपको इसमें 2 चीज़ याद रखनी है, पहली चीज़ मैंने जैसे ही बोला था कि कोई भी HCl एसिड और मेटल लिखे तो सबसे पहले आपको सॉल्ट लिख देना। आपको मान लो चलो नहीं पता कैसा बनता है तो आपसे पूछेगा भी नहीं, फिर भी आपको थोड़ा समझना चाहिए, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा। ठीक है? तो जैसे ही इसने सॉल्ट बनाया तो हाइड्रोजन गैस जब रिलीज़ कर दोगे तो H तो हट जाएगा, तो क्या बच गया? ZnCl। हमेशा याद रखिएगा कि जो क्लोरीन वाली चीज़ें होती हैं ना, वो सॉल्ट ही होती हैं। जैसे अपना NaCl सोडियम क्लोराइड वो भी सॉल्ट है, ठीक है? जो नॉर्मल अपना खाना खाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा। ठीक, बात समझ में आ गई? एसिड प्लस मेटल गिव दैट सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इसने रिलीज़ कर दी। दूसरी चीज़ आपको ये बात याद रखनी है, रट्टा मारना है कि अगर कोई गैस निकल रही है, क्या बोला मैंने? अगर कोई गैस निकल रही है, तो जानने के लिए कि वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं, आपको एक छोटा-सा काम करना है। क्या करना है? ये पीवाईक्यू फिर बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट ये जो बात लिखी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पीवाईक्यू कि आपको उस गैस के पास एक कैंडल लेके जानी है, जलती हुई कैंडल। जैसे ही आप उस गैस के पास एक कैंडल लेकर जाएँगे, तो जो गैस है ना, वो एक पॉप साउंड देके आपकी कैंडल बुझा देगा, इतनी सी बात है। इन शॉर्ट जैसे ही आप दोनों को पास लेकर आएँगे, एक पॉप साउंड सुनाई देगा। जैसे ही पॉप साउंड सुनाई देगा, आपको समझ जाना है कि वो गैस कौन-सी है, हाइड्रोजन गैस है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये पूछा गया सवाल है। ठीक, हमने पहली चीज़ याद कर ली, कौन-सा कि एसिड जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। ठीक, कोई दिक्कत आई होप यहाँ तक नहीं है। भैया एसिड की बात हो गई, बस इतनी सी बात थी। अब हम बेस की बात कर लेते हैं। तो बेस में भी यार कुछ भी बदला नहीं है। बेस में भी जब भी आप मेटल से रिएक्ट कराओगे ना, तो वो भी क्या देगा, वो देगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है? सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा, सेम चीज़ है। एसिड या बेस किसी को भी अगर मैं आपने मेटल के साथ रिएक्ट करा है, तो नमक बना देगा। नमक खाने वाला नमक नहीं होता, एक बात हमेशा याद रखना है। सॉल्ट वो एक इनटेक सॉल्ट अलग है और सॉल्ट अलग होता है। ठीक है? वो हमेशा सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा। जैसे कि इसने एग्ज़ाम्पल दिया NaOH। OH मतलब आपका क्या हो गया? देखो आपको कुछ भी नहीं पता, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि रिज़ल्ट क्या आएगा। OH मतलब जैसे आपने समझा लास्ट में जो है, जैसे NaOH, तो क्या हो गया? वो आपका हो गया बेस, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ज़िंक अभी हमने देखा था वो एक मेटल है, ठीक है? बेस प्लस मेटल जैसे ही बनाएगा, मान लो आपको नहीं पता कि Na2ZnO2 बनेगा, नहीं पता आपको, कोई बात नहीं। पर फिर भी आपको 2 चीज़ पता पड़नी चाहिए कि यहाँ पे एक तो सॉल्ट बनेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा मुझे नहीं पता, और दूसरी चीज़ प्लस में हमेशा हाइड्रोजन ही आएगा। ये कम से कम 2 चीज़ पता हो तो भी आप आराम से अपना सवाल मार्क्स गेन कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? एसिड और बेस दोनों को मेटल के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या बनाएँगे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि भैया क्या, जब एसिड और बेस को
एक मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या होगा? तो अगर इसी चीज़ बस हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि बस हमें बस देखना है कि कोई भी एसिड बेस जब किसी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, बस उस चीज़ को याद रखना है। सॉल्ट जो बेसिक चीज़ है बस उस चीज़ को याद रखना है और चैप्टर को कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपने मेटल देख लिया, अब अपने को देखना है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। सबसे पहले कार्बोनेट जैसे ही होगा, कुछ लोग को हो सकता है पता हो, कुछ को नहीं हो सकता नहीं पता हो। तो कार्बोनेट जैसे ही आता है ना, उसको हम CO3 बोल देते हैं, कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCO3 बोल देते हैं। ठीक है? मतलब इसके आगे कुछ भी लगा हो सकता है। जैसे मेटल है तो मेटल ZnCO3 या ZnH जो भी लगा सकते हैं। ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल पे अपन देखते हैं, तो ये क्या बना रहे हैं। देखो, ये है कहाँ गया आपका? अच्छा, CO3 मैंने बोला नहीं कि कार्बोनेट मतलब CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3। ये सब यार कुछ चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेगी, इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे कि बेस को कैसे पहचानें? OH से। एसिड को कैसे पहचानें? जनरली इसमें H तो होगा, ठीक है? सिंगल H मतलब HCl या H2SO4 जिसमें इसमें H है, ठीक है? दूसरी चीज़ मैंने बोला कार्बोनेट को कैसे पहचानें? तो लास्ट में CO3 होगा लास्ट में। हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे पहचानें? तो लास्ट में HCO3 होगा। आपने इधर सबसे पहले देखा Na2CO3 लिखा है, मतलब ये क्या है? CO3 मतलब ये कार्बोनेट है। Na सोडियम मेटल होता है, ठीक है? Na2CO3 मेटल कार्बोनेट है। HCl सिंगल H मतलब क्या है ये? अच्छा, एक बात और याद रखना है, जैसे मैंने आपको बोल दिया था कि Cl जो है वो जनरली सॉल्ट होगा, तो ऐसा मत हमेशा मत याद रखना। HCl जो होता है वो आपका एसिड होता है, याद रखेंगे। HCl इसमें H है तो आपको एसिड याद रखना है। ठीक है? कोई दिक्कत आई होप यहाँ तक नहीं है। तो भैया ये है आपका क्या? मेटल कार्बोनेट। HCl आपका होता है एसिड। जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? NaCl, ये एक सॉल्ट है। प्लस H2O मतलब वाटर है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है CO2 जो कि बेकार होती है। इन शॉर्ट इतनी बात हमें समझ में आ गई कि मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा? वो बनाएगा सॉल्ट, वाटर और CO2। ठीक? इतनी सी बात, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने दी है, ये इन्होंने हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी एग्जांपल यहीं पे दिया है कि जैसे एक मेटल कार्बोनेट है, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है? इसके साथ जब आप रिएक्ट कराएँगे एसिड को, तो वो भी सेम रिज़ल्ट देगा, सॉल्ट बनाएगा, पानी बनाएगा और CO2 गैस रिलीज़ कर देगा। ठीक है? इस चीज़ को आपको याद रखना है कि एसिड अगर किसी के साथ भी रिएक्ट करे, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनाएगा? आपका बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। डोंट वरी, अभी हम इसको रिवाइज़ कर लेंगे ताकि आप भूलें नहीं। अच्छा, इस चीज़ में मत पड़े रहना, ये एग्ज़ाम्पल याद करने में रटने मत पड़ना, बहुत बड़ी गलती। कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। बस आपको याद रखना है कि बनाता क्या है। ये सब मत याद करना कि NaCO2 प्लस HCl रट्टा मान लो NaCl, ये सब कोई मतलब नहीं होगा आपके। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जाने से पहले मतलब आगे बढ़ने से पहले फिर से हम पीछे आ गए। पीछे मतलब हमने चैप्टर 1 में इस चीज़ को पढ़ा था। लाइम वाटर क्या होता है? ठीक है? ये COH जो हमने स्लेट लाइम पढ़ा वही लाइम वाटर होता है। उसने क्या करता है कि जब भी हमने ये भी देखा था कि जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता था? CaCO3H2। ये रिएक्शन आप पहली बार नहीं देख रहे हैं। आपने केमिकल रिएक्शन जब पढ़ा होगा तो मैंने एक बॉक्स पढ़ाया होगा। उस बॉक्स में ही ये लिखा था। ठीक है? और इसी को CaCO3 को हम क्या बोलते हैं? एक तो ये कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है। दूसरा नाम इसका लाइमस्टोन होता है। आई होप आप सबको याद होगा जो कि मार्बल का फॉर्मूला होता है। ये सब हम कल की क्लास में अच्छे से रट चुके हैं। ठीक है? नहीं देखा हो तो देख लीजिए, फ़ायदेमंद होगा। हमने देख लिया मेटल एसिड जब भी रिएक्ट कराता है इसके साथ तो क्या होता है। अच्छा, सेम गोज़ विथ बेस, ओके? मतलब एसिड और बेस कोई भी हो, अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये देखो यहाँ पे गलत लिखा है। अच्छा, मतलब मेटल ये यहीं पे CO3 और HCO3 के साथ जुड़ा रहेगा। यहाँ पे आप लिख लो एसिड हो चाहे बेस हो, हमेशा आपको क्या देंगे? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सही है? हाँ, थोड़ा इधर-उधर लिखे पर सही है। ठीक है? इस चीज़ को आपको याद रखना है। जैसे लिखा मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एसिड हो या बेस हो, कोई भी रिएक्ट करे तो हमेशा क्या देंगे? ये चीज़ देंगे। ईज़ी यार, याद करना ईज़ी है। अब हमने देख लिया भैया एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा क्या बनाएगा। अब हम देखते हैं कि एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करें तो क्या करेंगे? ये अच्छा है।
पहले हमने बाहर के दुश्मनों से लड़वा लिया, अब हम एक-दूसरे से लड़वा रहे हैं, ठीक है? तो देखते हैं, ये इन्होंने कुछ रिएक्शन दिए और उसका कुछ एग्ज़ाम्पल ये एक्टिविटी में लिखा है। क्या बोलता है कि ऊपर जो एक्टिविटी दी गई है, उसमें हमने एक एसिड को लिया और एक बेस को लिया है। NaOH फिर बोल दिया आप ये सब जो नाम है इसको याद रख लेंगे, धीरे-धीरे शायद याद हो जाएगा। NaOH एक बेस होता है, पहले ही बता दिया। HCl एक एसिड है, मतलब क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जब भी बनेंगे तो ये आपको क्या देंगे, एसिड प्लस बेस। ये भी क्या देंगे, सॉल्ट देंगे और अच्छे से वेट अ सेकंड, सॉल्ट प्लस H2O या फिर मैं लिख दूँ वाटर, सेम ही बात है। देखो हर जगह सॉल्ट तो आ ही रहा है, ये अपने को ध्यान में रखना है। चाहे एसिड बेस को मैं किसी से भी रिएक्ट करा दूँ, एसिड बेस को आपस में रिएक्ट करा दूँ, नमक तो है ही, नमक खाया है तो नमक देना ही पड़ेगा, ठीक है? इन शॉर्ट सॉल्ट हमेशा आ ही रहा है। जो उसका अदर प्रोडक्ट है, वो थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको थोड़ा आपको याद रखना है, डोंट वरी अभी करेंगे तो ईज़ी हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक? ये हो गया और H2O साथ में दे देगा। तो इस ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट कराएँ, तो बस हमें एक चीज़ बोलनी रहती है कि कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट करे, तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। कि एक एसिड था, एक बेस था, मतलब एक ज़्यादा खतरनाक, थोड़ा कम खतरनाक, दोनों आपस में मिले तो दोनों न्यूट्रल हो गए। ऐसे ऐसे समझो कि एसिड पॉजिटिव, बेस नेगेटिव, दोनों मिल गए तो न्यूट्रल हो गए। ठीक है? न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन इसी को बोलते हैं। हमने कल एक करा था, एक पीवाईक्यू करा था, उसमें चौथे ऑप्शन में न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन था, मैच ऑफ द फॉलोइंग था। अगर आप अभी अगर आपको याद होगा कल की क्लास में, तो आप उसको अच्छे से कर पाएँगे। ठीक है? न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट निकलता है? सॉल्ट और वाटर। ठीक है? इस चीज़ को याद रखना है। अच्छा, आने से पहले एक बार फटाफट बस रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या करा। एक तो ये सब करे कि ये एसिड बेस लिटमस पेपर से कौन-सा क्या होगा। दूसरी बात, हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के हमें नाम याद रखने हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वैनिला है, क्लोव है, ओनियन है। लिटमस जो है आपका नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक आपका नेचुरल इंडिकेटर, वो सब आपको याद रखना है। सिंथेटिक, हालाँकि ये सिंथेटिक वाला ना पूछा, मे बी पता नहीं पूछे ही नहीं पूछे। मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थीलीन। तीसरा नेचुरल, तो अपने को पता है क्या है, लिटमस और टर्मरिक। टर्मरिक में आपको वो करी वाला एग्जांपल याद रखना है। ठीक है? ये देखो वन वर्ड वाले शॉर्ट नोट है। ठीक? इसके बाद हमने देखा पहली चीज़ क्या, कि एसिड हो चाहे बेस हो, अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाता है? वो हमेशा बनाएगा सॉल्ट। वो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा। ये ऊपर जाने का मतलब रिलीज़ कर देता है। एसिड, बेस कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करे तो वो हुँ, सही बोल रहा हूँ। एसिड बेस रिएक्ट करे तो वो क्या बना देगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक? समझ में आ गया? दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी क्या, कि एसिड हो चाहे बेस हो, अगर वो किसके साथ रिएक्ट करे, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, तो क्या बनाएगा? वो बनाएगा आपका सॉल्ट प्लस पानी या H2O प्लस CO2 गैस रिलीज कर देगा, है कि नहीं? तीसरी चीज, हमने इन दोनों को आपस में ही लड़वा दिया, तो क्या होगा? एसिड प्लस बेस, ये बना दिया इसने सॉल्ट, प्लस क्या था, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, यही था। नहीं नहीं सॉरी, सॉल्ट और H2O, सॉल्ट या पानी, सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा। ठीक है? इसी को हम क्या बोलते थे? इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। स्पेलिंग शायद एस नहीं लगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, आपको इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है? मतलब हमने जो इतना देर पढ़ा उसमें मेनली बस ये 2-3
जो पेजेस हैं बस इसी का काम का है, ठीक है? इसी को आपको याद रखना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है कि अब हम रिएक्ट कराते हैं मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब वो होता है कि जिस भी मेटल के पास किसी भी मेटल के साथ O2 जुड़ा हो बस उसी को हम ऑक्साइड बोल देते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है? ठीक है भैया, इसने एक एग्जांपल कराया क्या है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu, ऑक्साइड बोले तो O2 इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट HCl। इसमें क्या मिला दो भैया? HCl मतलब एसिड मिला दो। स्लोली व्हाइल स्टिरिंग मतलब उसको घुमाना है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। अब क्या बोलता है कि यू विल नोटिस द कलर ऑफ द ब्लू solution comes blue green and the copper oxide dissolve. The blue green color of the solution is due to the formation of copper chloride in the reaction this. इसमें आपको फिर से वही चीज याद रखनी है, देखो। अच्छा, एक चीज, एक और चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें क्या होगा, उसमें फिर से आपको ये चीज दिखाएगा क्या कि अगर मेटल नॉन मेटल को आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या होगा, मेटल नॉन मेटल को आप बेस के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या होगा। उस केस में भी सॉल्ट और वाटर बनेगा, बस उसमें हम थोड़ा सा कुछ अलग बदल देंगे, वो जब अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी आपको क्या रखना है कि मेटल ऑक्साइड को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे ना तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कुछ वैसी जैसा नहीं दिख रहा एसिड और बेस जो भी अभी हम पढ़ के आए। तो जैसे सपोज के लिए मैं बोल दूं कि अगर मैं इस मेटल ऑक्साइड को थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, ये आपका एसिड है, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलके बना रहे हैं सॉल्ट प्लस H2 बना रहे हैं। ये हमने ऊपर देखा था कि एसिड और बेस मिलके भी यही बनाते। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा के यहाँ पे बेस लिख दूं कि बेस और एसिड मिलकर सॉल्ट और H2 बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत है, मतलब वही रहेगा। तो क्या मैं यहाँ से एक चीज बता सकता हूँ कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है ना, उसका नेचर कैसा होता है, उसका जो नेचर होता है वो बेस होता है। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं। सिंपल सी चीज़ है, अगर उसने खुद बोला है बुक ने कि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ मिलाओगे तो सॉल्ट और वाटर देगा। अच्छा, हमें दिमाग में क्लिक हुआ, हमने पहले देखा था कि एसिड बेस मिलेगा तो भी यही देगा। तो हमने यहाँ से ये जाना कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है ना, वो मतलब बेस होता है। किसका? मेटेलिक ऑक्साइड का। आई होप इतनी सी बात आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो उसने यहाँ से एक चीज़ निकाली, नाउ राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द बोथ दिस ठीक है। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव salts एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विथ एन एसिड, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, so we can conclude that metallic oxides are said to be basic oxide। फिर बोल दूं ये PYQ है, ठीक है। अब मैं हर चीज को PYQ नहीं बोल रहा हूँ, पर जो आ चुका है हर एक बार मैं उसको PYQ बोल रहा हूँ। तो उस चीज को आपको याद रखना है कि उससे पूछ देगा, मतलब वो ये पूछता है कि मेटेलिक ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे तो मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, या तो रिजल्ट पूछ देगा या तो नेचर पूछता है। ठीक है, तो आपको आपने रटा नहीं है, समझ लिया कि बेसिक होता है। ऐसे ही नॉन मेटेलिक के साथ क्या है, नॉन मेटेलिक के साथ है, नॉन मेटेलिक के साथ मतलब कैसा है कि अगर कोई नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, उसको आपने बेस के साथ रिएक्ट करवाया ना, तो क्या देगा, वो देगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये फिर एसिड बेस जैसी कहानी हो गई। तो मैं अगर इस नॉन मेटल ऑक्साइड को हटा के यहाँ पे एसिड लिख दूं तो क्या कोई गलती नहीं है, वो सॉल्ट एंड वाटर ही देगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है ना, वो क्या होता है, वो आपका एसिड होता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक का होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक का होता है। इतनी सी बात, और कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ठीक 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 है, HCl एसिड सॉल्यूशन वाटर, ग्लूकोज कोलन कॉमन ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, बोलता है कि टेक अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फिर से एसिड आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। फिक्स टू नेल्स ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन अ 100 ml बीकर। कनेक्ट द नेल ऑफ द टू टर्मिनल। ठीक है। अच्छा, ये HCl है, जो लिक्विड है HCl है। ठीक है, और रबर क्रॉक के यहाँ पे दो नील लगे और बैटरी और बल्ब लगा दिया।
बोलता है ना, pour some dilute HCl in beaker and switch on the current. Repeat the dilute sulfuric acid. What do you observe? Repeat the experiment separately with glucose and alcohol solution. What do you observe now? Does the bulb glow in all cases? अच्छा, तो क्या बोल रहा है? देखो, हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी में आयंस प्रेजेंट होते हैं। एक बात, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी में क्या रन करता है? इलेक्ट्रॉन्स रन करता है। इलेक्ट्रॉन्स एक आयंस होते हैं। तो जो भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे आयंस दौड़ना चाहिए। अगर आयंस होंगे तो यहाँ से बल्ब जल जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है। आप देखोगे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो एसिड में हमेशा H प्लस होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एसिड है, एसिड में क्या होता है? H प्लस आयंस होते हैं। तो ये दोनों को अगर आप इसमें करके डालोगे तो बल्ब को आप जला दोगे बहुत बढ़िया तरीके से। वहीं पे अगर आप ग्लूकोज को डालोगे, अल्कोहल को डालोगे ना, तो अल्कोहल में H प्लस आयंस नहीं होते हैं। ठीक, इसीलिए वो यहाँ पे क्या करेगा, क्या बोलते हैं, यहाँ पे बल्ब नहीं जलाएगा। बात समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये H प्लस आयंस नहीं, पहले बता दूं। अल्कोहल जो होता है आखिरी में उसके OH आता है, तो यहाँ पे भी H प्लस आयंस नहीं है, OH नेगेटिव है, इसलिए ये नहीं जल पाएगा। ठीक, बस इतनी चीज आपको मेन याद रखनी है। वो डायरेक्ट अगर हो सकता है तो पूछ दे कि ये चार दे देगा, बोलेगा ग्लूकोज और अल्कोहल में जलती है नहीं जलती, तो आपको बस हाँ या ना का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है। अब देखो इसने यहाँ पे क्या किया है, जो मैं आपको पहले से बोलता हुआ आ रहा हूँ ना, कि जैसे उसने बोला कि आप एसिड और बेस को अगर वाटर में डालोगे तो कैसा क्या होगा। तो मैंने आपको बोला था कि एसिड में जब एसिड डालोगे तो वहाँ पे H प्लस आयंस निकलेंगे। ठीक है, उसमें डालोगे तो उसमें OH आयंस निकलेंगे। बस आपको यही चीज़ याद रखनी है कि एसिड में H प्लस आयंस होते हैं और बेस में OH आयंस होते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, जैसे KOH, इसमें डालोगे तो क्या निकला? OH नेगेटिव। H2 पानी में डालकर निकालोगे तो OH नेगेटिव। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड इन वाटर विच आर सोल्यूबल। अच्छा, एक चीज अपन लोगों ने देख ली कि एसिड H प्लस, बेस H माइनस, OH माइनस। ठीक है, दूसरी चीज हमें ये याद रखना है कि कुछ जो बेसिस होते हैं ना, इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको इसका PYQ दिखाऊंगा, जस्ट अभी मैं लेकर आया हूँ। कुछ जो बेस होते हैं ना, वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो पाते हैं, जिसको हम वाटर सोल्यूबल बोलते हैं। कुछ जो बेस होते हैं वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं या सोल्यूबल होते हैं, तो उसको हम जो नाम देते हैं उसको हम बोलते हैं अल्कलीज। अल्कलीज बोलते हैं। कुछ बेस पानी के साथ घुल जाते हैं, उनको हम अल्कलीज बोलते हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज दिया है कि हर बेस पानी के साथ नहीं घुलता। सो मैं ये कह सकता हूँ कि एन अल्कली, जो एक अल्कलीज जो बना, वो बेस होगा क्योंकि बेस से ही बना है। दैट डिजॉल्व इन वाटर, सही बात है। दे आर सोपी टू टच। अल्कलीज क्या होते हैं? सोपी टू टच होते हैं, बिटर होते हैं, कोरोजो होते हैं, वही जो बेस बेस की है। नेवर टेस्ट और टच देम एज देम हम विच ऑफ द बेस। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी कि जो अल्कलीज होती है वो बेस होता है, पर हर बेस आपका अल्कली नहीं होता। ठीक है, अगर मैं आपसे ये स्टेटमेंट दे दूं कि ऑल बेस इज अ वाटर सॉल्युबल कॉल्ड अल्कलीज, तो ये गलत होगा। नॉट ऑल बेस, इट्स सम बेसिस। ठीक है, इसी पे आपका एक क्वेश्चन आया था। फिर बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे कि कहाँ गया हमारा ये देखो क्या बोलता है ये आपका CDS। हाँ, CDS, ये CDS या फिर CAPF, ये 2026 का होगा अगर होगा तो, या फिर 2025 का होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये CAPF का है, CDS का है। ठीक है, कोई सा भी हो, पर इसी साल का है, इसी साल या पिछले साल का। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि इज ऑल बेसिस डिजॉल्व इन वाटर, क्या सभी बेस डिजॉल्व होते हैं? तो मैं अभी अपन NCERT से पढ़कर आए हैं कि ऑल बेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अब समझ में आ रही है NCERT की अहमियत क्या है? वो सीधे उठा के पूछता है ऑल बेस डिजॉल्व इन वाटर, नहीं। इसमें करेक्ट पूछा है, ये तो इनकरेक्ट है। जब वन नहीं है तो ए को काटो, सी को काटो। अब समझो दो तो
हट गया आपका। एन अल्कली इज सोपी टू टच, बिटर एंड corrosive। क्या ये भी हमने पढ़ा था? ये देखो लिखा है, एन अल्कली बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड corrosive। भैया ये भी एनसीईआरटी से मिल गया। तो मतलब थ्री तो सही है। थ्री सही है, मतलब ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। टू देखते हैं, बेस विच आर सोल्यूबल। वो बेस जो कि पानी में सोल्यूबल होता है उसको हम अल्कली बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसने ऑल बेस नहीं लिखा, उसने सिर्फ और सिर्फ बेसिस लिखा है, मतलब कुछ बेस। तो दो तो सही है। दो सही है, मतलब तीन और चार में दो है नहीं, तो इसको हम गलत ठहराएंगे। और दो तीन चार सही है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, देखो मतलब छोटा सा था, अगर मैं उसके पढ़ाता तो आपको ये चीज टफ लगती। ठीक है, अपने बस एक छोटे से 3 लाइन में से आपका 1 मार्क्स पूरा बन गया। ठीक है, 1 मार्क्स मतलब जितने मार्क्स से भी क्वेश्चन होगा, इस चीज को आपको याद रखना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ ली थी, क्या होता है जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे इसका पीवाईक्यू ढूंढ रहा था, मतलब था कहीं पर, अभी लेटेस्ट में नहीं आया। शायद 2025 के सीडीएस में आया था, सीडीएस 1 2025 में, जहाँ तक मुझे याद है। देखो इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें पूछता है कि अच्छा, सबसे पहले जो दो चीज़ बताऊंगा, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रिक एसिड होता है जो, कंसंट्रेटेड एसिड ही होता है, जो भी नहीं, कंसंट्रेटेड एसिड होता है। एक होता है डाइल्यूट एसिड और एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड। अब सवाल ये है कि डाइल्यूट एसिड ज़्यादा खतरनाक होता है कि कंसंट्रेटेड? तो इसका सिंपल सा इजी ट्रिक मैंने ऐसे ही सोचा है कि जो कंसंट्रेटेड होता है सी से, कंसंट्रेटेड मतलब बहुत सीरियस एसिड है, कंसंट्रेटेड मतलब बहुत सीरियस है, बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो ज्यादा डेंजर होगा कौन सा? कंसंट्रेटेड एसिड। अगर आपको याद नहीं होता है तो, वरना नॉर्मल याद हो जाएगा किसी को भी। ठीक है, डाइल्यूट में क्या होता है कि हम कंसंट्रेटेड एसिड को थोड़ा कम डेंजर बनाने के लिए ना पानी डाल देते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हम हर चीज़ों को अच्छा वो करने के लिए मिलावट करते रहते हैं, चाहे दूध की बात हो, चाहे एसिड की बात हो, एसिड को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी हमने पानी डाल दिया। ठीक है, पानी डालने का मकसद ये होता है ना कि जो ज़्यादा डेंजर है ना, मतलब कुछ जो एसिड होते हैं थोड़ा कहीं-कहीं यूज़ होते हैं, तो अब हमें उतना भी खतरनाक एसिड नहीं चाहिए कि एक बूंद और हमारा हाथ पूरा जल जाए, हमें थोड़ा कम स्केल वाला चाहिए होता है। तो हम उसमें थोड़ा पानी मिला के उसको थोड़ा कम डेंजर बना देते हैं ताकि वो जले ना। जैसा जो एकदम कंसंट्रेटेड एसिड जल जाता है ना एक बूंद से, वैसा डाइल्यूट में नहीं जलेगा। तो डाइल्यूट में उस हिसाब से पानी डालना चाहिए, वैसे करके हम उसको डाइल्यूट बना देते हैं। इन शॉर्ट समझना क्या है आपको कि डाइल्यूट एसिड कंसंट्रेटेड एसिड में से सबसे ज़्यादा डेंजर कंसंट्रेटेड होता है। उसको डाइल्यूट बनाने के लिए, उसको थोड़ा कम डेंजर बनाने के लिए हम पानी डालते हैं। पहला चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ सर आपकी ये है कि सर पानी डालना है तो सबसे पहले क्या डालना है? क्योंकि जो पहले आपको पानी डालने से पहले जो आपके पास एसिड है वो तो सबसे खतरनाक एसिड है। तो आप एसिड में पानी डालोगे कि पानी में एसिड डालोगे? इस पे सवाल पूछ दिया है इसने, किसने? बहुत सबने पूछा यार। किसने क्या? सीडीएस, एनडीएस, ईपीएफ सब में आप उठा के देख लो। बार-बार झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप पढ़ोगे पीवाईक्यू भी करेंगे भी तो भी इसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है? तो आपको याद रखना है कि अच्छा, मान लो सिंपल सी एक कहानी बताता हूँ। ये एक पॉन्ड है, पॉन्ड में पूरा पानी है। तो क्या करा आपने, इस पॉन्ड में एक पत्थर मारा। ठीक है, तो जैसे ही आप पत्थर मारोगे, पत्थर आपके ऊपर आएगा कि पानी ऊपर आएगा? तो क्या ऊपर आएगा आपके ऊपर? पानी आएगा, क्योंकि जो सबसे पहले पड़ा था आपने उसमें डाला तो पानी ही आपके ऊपर आएगा। इस चीज़ को अपन याद रखेंगे। नॉर्मल यार, सब नॉर्मल एग्ज़ाम्पल है, सबको पता होगा। बस इसी एग्ज़ाम्पल से आपको याद रखना है कि अगर आपने सबसे पहले अंदर एसिड डाल दिया, खाली बीकर में एसिड डाल दिया, फिर आप इसमें वाटर डालोगे ना, आपके ऊपर एसिड स्प्लैश कर सकता है। वाटर डालोगे तो एसिड स्प्लैश कर सकता है। तो ये चीज़ जो है ये गलत है। हम इसको इस तरीके से डाइल्यूट कभी नहीं करते। ना करता है कोई, ना करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको डालना चाहिए वाटर, और वाटर में एसिड धीरे-धीरे मिलाना चाहिए। एसिड तो छिड़केगा नहीं, छिड़केगा थोड़ा बहुत पानी, पर वो पानी से कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो याद रखेंगे कि वाटर में एसिड डालना है। ठीक है? अच्छा, जब भी अपन मिलाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करता है। हीट को क्या करता है? रिलीज़ करता है। और मैंने पहले ही बोला था कि जब भी हीट रिलीज़ होती है तो वो क्या होता है? वो हाइली एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो हमेशा याद रखना है कि चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो,
अगर आप उसमें पानी डालेंगे, उसमें नहीं मतलब पानी में उसको डालेंगे, तो हमेशा क्या होगा वो हीट छोड़ेगा और वो क्या होगा हाईली एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है? ठीक, ठीक, मिक्सिंग देखो इसने क्या लिखा है सबसे पहले इसका डाइल्यूशन, डाइल्यूशन हमने पढ़ लिया, वो डाइल्यूट बन गया, फिर अगर आप ऐसा करोगे तो वो स्प्लैश आउट हो जाएगा हमने भी ठीक, इन शॉर्ट अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ा है एक बार देख लें। ये हमने ऊपर कर लिया था, ठीक है, नॉन मेटालिक मेटालिक ऑक्साइड का, यहाँ पे देखते हैं हमने कहाँ तक लिख लिया अपना, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, ठीक है। चौथी चीज़ सर हमारी ये थी कि अगर मेटालिक ऑक्साइड में अगर आप एसिड डालते हैं सर तो क्या बनाता है? सर वो बनाएगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर, है ना? यही बनाएगा। तो इससे हमें क्या समझ आया कि मेटालिक ऑक्साइड के अगर बेस भी डाल दें तो भी यही देगा। इन शॉर्ट ये बेसिक नेचर का है। कौन? मेटालिक ऑक्साइड। पांचवी चीज सर हमने क्या करी थी कि अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड उसमें आपने बेस डाला तो वो आपको क्या देगा? वो आपको सॉल्ट, अब इसमें ये मत करके देखना कि यार मेटालिक ऑक्साइड में बेस डाल दो, कुछ नहीं होगा वो। ठीक है? फालतू के सब मत करना, केमिस्ट्री लैब में नहीं है अपन। सॉल्ट प्लस वाटर देगा। मतलब अगर मैं इसकी जगह एसिड रखता तो भी यही देता, ठीक है। ये मतलब किसका एग्जांपल हुआ? ये इसका नेचर क्या हुआ? इसका नेचर एसिडिक होगा। ये हमने चीज़ पढ़ी थी। छठी चीज़ हमने क्या पढ़ा सर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया था। फिर हमने बेसिक को देखा कि बेस बेस जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं अल्कलीज। ठीक है? इस चीज़ को याद रखेंगे, ऑल अल्कलीज आर बेस बट नॉट ऑल बेस आर अल्कलीज। ठीक, इस चीज़ को याद रखेंगे। अच्छा, अल्कलीज जो होता है वो कैसा होता है? सोपी होता है, बिटर होता है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। छठी चीज़, फिर सर हमने सातवीं चीज़ देखी डाइल्यूशन और कंसंट्रेटेड की, कि डाइल्यूशन ज़्यादा खतरनाक होता है कि कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड सर एसिड ज़्यादा खतरनाक होता है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, कोई भी हो, कंसंट्रेटेड एसिड बेस दोनों खतरनाक होते हैं। तो हमें डाइल्यूशन बनाने के लिए पानी मिलाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे पानी रखते हैं और पानी में एसिड डालते हैं। ठीक है सर, ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। और ये जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है ये भी हम कल पढ़ चुके हैं यार, तो आपको आई होप याद होगा। हाईली एक्सोथर्मिक होती है मतलब अगर आप पानी में एसिड या फिर बेस डालोगे तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होगी ही डाइल्यूट करने के लिए। ठीक, अभी तक हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये भी बताया था मैंने कि एसिड OH नेगेटिव से रिलेटेड है और बेस सॉरी सॉरी एसिड H प्लस से और बेस OH नेगेटिव से। ठीक, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यार इसका ये ना मेरे पास पीवाईक्यू नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। ठीक है। अब भैया आप आगे, अब ये बात आ जाती है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है और कौन सा एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके लिए ना एक स्केल बना है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं मैं आपको सीधे साथ बता रहा हूँ, पूरा पढ़ नहीं रहा, पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, उसमें जो स्केलिंग होती है ना वो 0 से लेकर 14 तक होती है। मतलब जो आपकी 15 सेंटीमीटर की स्केल से 1 सेंटीमीटर कम होती है। उसमें जो बीच का पॉइंट होता है वो होता है 7। ठीक है? जो बीच का पॉइंट होता है वो होता है 7। सबसे ज़्यादा जो एसिडिक वाली चीज़ें होती हैं ना वो 0 वाले नंबर पे लाया करती हैं। सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होती है, मोर एसिडिक। और सबसे जो कम लाई करती है वो 7, मतलब 0 और 7 के अंदर एसिड वाली चीज़, 7 से 14 के अंदर बेस वाली चीज़। तो सबसे कम एसिड वाली फिर कौन से नंबर की लाई करेगी? 6.9 की मैं बोल सकता हूँ या फिर 6 की बोल सकता हूँ मैं। 6 पे सबसे कम, मतलब थोड़ा लीस्ट डेंजर वाला एसिड मिलेगा और मोस्ट डेंजर वाला, मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड 0 नंबर वाला। 7 पे न्यूट्रल, न्यूट्रल का एक एग्ज़ाम्पल हमेशा याद रखेंगे, वाटर। ठीक? वाटर याद रखेंगे। पीएच स्केल जो होता है वो 7 टू 14 इसमें बेस होता है। सबसे ज़्यादा जो हार्ड बेस होगा वो 14 होता है, स्ट्रॉन्ग बेस।
इसको आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्ग बेस 14, वीक बेस 8 पे आ जाएगा या थोड़ा 8 से इधर, मतलब जितना इस तरफ रहेगा उतना वीक रहेगा, जितना 14 की तरफ रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। न्यूट्रल का एग्जांपल याद रखेंगे 7, मतलब वाटर का जो पीएच होता है। पीएच मतलब हम ये बताते हैं कि कितना ज़्यादा एसिडिक, कितना ज़्यादा बेसिक, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। ठीक? तो उसका अपन लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। वैल्यू लेस देन 7, मतलब कोई आपसे पूछ देगा कि H प्लस की जो वैल्यू कहाँ से कहाँ, H प्लस मतलब एसिड कहाँ से कहाँ लाया करती है, तो 0 से लेकर 7 तक, या फिर हम बोल सकता हूँ कि लेस देन 7। ठीक, ऐसे भी पूछ देगा। बोलूंगा कि OH नेगेटिव या फिर बेस की वैल्यू कैसी होती है, कहाँ से कहाँ तक, तो मोर देन 7। इस चीज को आपको याद रखना है। उसी से आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पता लगाते हैं। ये एक स्केल है। जैसे फर्स्ट जो है, फर्स्ट गैस्ट्रिक जूस, सेकंड लेमन जूस, 7 का प्योर वाटर या फिर अपना ब्लड, 10 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, 14 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये सब नाम है जो कि मैं चाहता हूँ कि अपन लोग याद रखें इसको। ठीक है, पूछा गया है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंस पीएच जो हमारे रोज की लाइफ का है। जैसे कि व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट कॉल्ड एसिड रेन। ठीक, एसिड रेन क्यों बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, SO2 के साथ, इसलिए एसिड रेन बना देता है। क्योंकि इसका पीएच जो है 5.6 होता है, और हमें पता है कि लेस देन 7 से जो कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, अच्छा एक चीज उसने और दी है, याद रख सकते हैं। एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड किसके लिए हमेशा वो एसिड किससे बनता है, इसी सल्फ्यूरिक एसिड से। ओ सॉरी, नहीं नहीं, वो तो अलग था। याद रखेंगे इस चीज को, याद रखना होता है एटमॉस्फेयर विनिक किससे है, एक सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड है। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, तो मतलब क्या बोल रहा है कि भैया आप अपना सॉइल ऑयल का पीएच दिख क्या हो। कि देखो दिक्कत ये है कि ऐसा है ना, अगर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाए ना, तो आपका जो सॉइल का जो पीएच है ना, एक तरीके से उससे आपकी जो क्रॉप्स की जो हेल्थ है वो डिफाइन होती है। ठीक है? अब जैसे अभी थोड़ा आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे ना, तो उसमें कुछ सिलिकेट्स, कुछ मैग्नीशियम ये सब होता है। तो अगर सिलिकॉन ज़्यादा है तो एसिड ज़्यादा होगा, बेस कम होगा, उस हिसाब से आपकी जो है क्रॉप की हेल्थ पता पड़ती है। दूसरी चीज़ बोल रहा है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बोल रहा है कि भैया जो अपने अंदर वो होता है कौन सा, HCl, वो भी एसिड होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ड्यूरिंग indigestion the stomach produce too much acid and this cause pain and irritation. To get rid of this pain people use base called antacid, क्योंकि पता है कि अगर एसिड ज़्यादा, एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, थोड़ा बेस लेंगे तो क्या बना देगा वो न्यूट्रल कर देगा। वन सच रेमेडी मस्ट have been suggested by you at the beginning of this chapter. These antacid neutralize the excess acid. इस antacid का नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे बोलते हैं, या फिर कोई माइल्ड बेस इज ऑफन यूज फॉर द पर्पस। वो एंटासिड मतलब वही कि एसिड का उल्टा, और एसिड का उल्टा कौन होगा, बेस होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे एंटासिड के कुछ एग्जांपल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड कोई माइल्ड बेस। फिर बोलता है पीएच ऑफ द कॉज ऑफ टूथ डीके। देखो क्या होता है, टूथ डीके मतलब वही आपके दांतों में जो सड़न हो जाती है उसी की बात कर रहा है। स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। ये तब ज्यादा शुरू होता है जब हमारे मुंह में ज्यादा एसिड एसिड ज्यादा बनने लग जाता है, या फिर बोल दें कि 5.5 से लोअर होने लगता है। क्या है, टूथ इनेबल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, does not dissolve in water but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5. Bacteria present in the mouth produce acid by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this clean, in short इतना समझो कि भैया एसिडिटी, जैसे सड़न लग जाता है तो ज़्यादा सड़न फैल रहा है, वो कारण क्या है कि जो बैक्टीरिया वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। तो एसिड को खत्म करने के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, बेस। तो हम जो कोलगेट यूज़ करते हैं ना, उसमें फ्लोरीन मिला होता है, और फ्लोरीन क्या है, एक बेस है। ठीक है, इसलिए रोज सुबह शाम ब्रश करना जरूरी है ताकि सड़न ना हो। ठीक, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, अच्छा कुछ जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना बचाव करते हैं। कैसे, तो उनमें कुछ जैसे कि सपोज के लिए आपको कभी
हनी बी काट लेती है या फिर एंट काट लेती है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। उसमें ऐसा क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है, ठीक है? वो क्या होता है, तो उनके पास कुछ एसिड या बेस होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल क्या है कि बी स्टिंग लीव्स एन एसिड। कौन-सा एसिड होता है उसमें? यूज़ ऑफ माइल्ड बेस बेकिंग सोडा। उसमें ना क्या होता है, इसमें आपका होता है कि इसमें बी स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक, किसमें? बी स्टिंग में। इसी तरीके से एक लीफ होती है, मतलब आपने वो स्टिंग, मतलब जिससे नीटल लीव्स होती है, उसमें भी मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक? जिससे आपको क्या नाम है इसका? स्टिंगिंग हेयर नीटल इज़ अ हर्बिश नीटल इसका नाम है, नीटल। एक प्लांट होता है जो कि आपको चुभने पे थोड़ा बहुत देखा होगा, आप थोड़ा गाँव की तरफ आप रहते होंगे या फिर आपने कभी देखा होगा, तो पता होगा कि आपको बहुत दुखता है, टच करने पे भी हल्का-सा दुखता है वो, चुभता है वो। तो उसमें क्या होता है, उसमें मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, किसमें? नीटल में। इस चीज़ को याद रखना भैया। कि एसिटिक एसिड में कौन-सा होता है, मतलब विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, ये पूछा जा चुका है, फिर से बोल रहा हूँ। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्ज़ैलिक एसिड, सोर मिल्क में सबको पता है लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, नीटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड। इसको रट लेना है पूरा, ठीक है? तो सर जी हमारे यहाँ तक एसिड और बेस दोनों यहाँ पे खत्म होते हैं। अब जो आएगा सर वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक सवाल तो कन्फर्म ही पूछता है। किससे? सॉल्ट से। कुछ नहीं, सॉल्ट में मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगा। बस एक चीज़, पहली चीज़ ये याद रखना है कि सॉल्ट जनरली कैसे बनता है? बहुत तरीके से, फिर भी हम न्यूट्रलाइज़ेशन वाला रिएक्शन याद रखेंगे कि एसिड और बेस को मिलाने से क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है? कोई दिक्कत आई होप नहीं है। अब इसको डायरेक्ट याद रख लेते हैं। ठीक है। सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है ना, तो उसका पीएच जो हमेशा 7 के आस-पास ही होगा। ठीक है, 7 ही होता है, आस-पास के 7 ही होता है। मैं आपको सीधे पॉइंट पे आता हूँ। अपने को स सॉल्ट में क्या रखना है, कुछ कॉमन सॉल्ट हैं या जो नॉर्मल सॉल्ट है उसके कुछ लोकल नेम याद रखना है और वो कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। एक तो केमिकल नेम और एक नॉर्मल नेम, और उसका यूज़ कहाँ-कहाँ पे होता है। फर्स्ट है सर आपका सोडियम, सोडियम मतलब Na हाइड्रॉक्साइड OH, ठीक? सोडियम हाइड्रॉक्साइड, इसका जो नाम है उसका नाम क्या है? कॉस्टिक सोडा। कैसे बनता है सर? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन मैंने कल भी आपको बताया था कि जब एकदम प्योर ना हो, उसमें थोड़ा मतलब मिक्स टाइप का हो। एक सोडियम क्लोराइड लीजिए, सोडियम क्लोराइड मतलब आपका वो नॉर्मल नमक वाला। ठीक है? उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है, ठीक? जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराते हैं, इट डिकम्पोज़ टू फॉर्म सोडियम हाइड्रॉक्साइड। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्लोर-अल्कली प्रोसेस। याद रखेंगे, सोडियम क्लोराइड को जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो क्या बनाएगा? वो आपका बनाएगा सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक? इसी को हम क्या प्रोसेस बोलते हैं? क्लोर-अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। और इसको अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, वरना मैं तो बस यही चाहता हूँ कि बस इतना याद रखिए कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH होता है, उसका लोकल नेम कॉस्टिक सोडा होता है। किससे बना? क्लोर-अल्कली प्रोसेस से, मतलब सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइसिस देने से बना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आ जाते हैं भैया, आपका दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो ये है CaOCl2। अच्छा, इसका केमिकल नेम क्या होगा? Ca से कैल्शियम, कैल्शियम, O से ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है? ये ना भी याद रहे तो भी चलेगा यार, बस ये दोनों याद होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर किसे बोलते हैं? CaOCl2 को। ब्लीचिंग पाउडर किसे बोलते हैं? CaOCl2 को। ठीक है? कैसे बनता है? तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को क्लोरीन से मिला दो तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और H2 गैस रिलीज़ कर देगा। इतनी सीधी, क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है? ऊपर वाले का क्या नाम था? कॉस्टिक सोडा। ऊपर वाले का क्या नाम था? कॉस्टिक सोडा। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज़ कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है भैया आपका ब्लीचिंग पाउडर? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, वुड एंड पल्प पेपर फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है? ब्लीचिंग
वॉइड क्लोथ्स, जो क्लोथ्स लॉन्ड्री में वॉइड होते हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर में फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इन सबको थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है। मेन बात नाम और वो, उस पर ज्यादा फोकस करो यार। यूज नहीं भी होता ना, यूज नहीं भी आता ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर वो यूज देगा भी ना कभी, तो हमेशा सबसे पहले ये तो देगा ही देगा, उसका लोकल नेम क्या है उससे, तो आप उससे थोड़ा बहुत अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए पहला फोकस उसी पे करना, बाकी यूज तो याद करना है। तीसरी चीज आ गई भैया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं आप इसको, बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही HCO3 जो हम ऐसा पढ़ के हैं। बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इतना सी चीज याद रखो, ये वही मीठा सोडा है जो कि किचन में यूज होता है। ठीक, ठीक है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सोडियम। अच्छा, ये देख लो बनता कैसे है कि क्या करा इन्होंने। नॉर्मल नमक लिया आपका, ठीक है, पानी लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको मिला, और अमोनिया, अमोनिया गैस, इन सबको मिला के अमोनियम क्लोराइड बना दिया, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को थोड़ा सा और हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, H2O, CO2, ये सब मिल जाता है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है कि बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही है। ये कहाँ पे यूज होता है? ये जनरली आपका किचन में यूज होता है, ठीक है, खाना के उसमें पर्पस में यूज होता है। और याद रखेंगे ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। कौन? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका क्या नाम है, कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यार नॉर्मल याद होगा आई होप। दूसरा आता है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या है फॉर्मूला? Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, क्या नाम है? Na2CO3.10H2O। बस इतना याद रखना है। ठीक है, ठीक है। वॉशिंग सोडा होता है ग्लास सोप इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड में क्लीनिंग इंजन यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, इतनी सी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बस हमें हमें यहाँ से बस दो चीज़ याद रखनी है। क्या? एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो कि होता है CaSO4.12H2O, और एक जिप्सम का फॉर्मूला। ये सब किस में यूज होते हैं यार? ये सब आपके जो आप क्या हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर व्लास्टर जो लगता है ना उसमें, एक ही जिप्सम का फॉर्मूला होता है। बस इसके सिवा और कुछ नहीं। एक बार फिर से अपन आ जाते हैं। सबसे पहले भैया हमने क्या याद करा? सॉल्ट की बात कर रहे हैं ना। सॉल्ट में हम सबसे पहले हमने कॉस्टिक सोडा याद करा। कॉस्टिक सोडा, फॉर्मूला क्या है उसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक। दूसरा अ, आपका है ब्लीचिंग पाउडर। देख लें क्या बोल रहे हैं। ये तो क्या, वॉशिंग सोडा, इसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर ये है, वो ये है बेकिंग सोडा। ये सही तो लिख रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिख लिया, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और वो बेकिंग सोडा है NaHCO3। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये किस किस में यूज होता था? ये पेपर इंडस्ट्री है उसमें, ये होता था पेपर इंडस्ट्री में, पेपर में, वुड में, पल्प में, इन सब में यूज होता था इंडस्ट्रीज में। तीसरी चीज हमने देखी थी बेकिंग सोडा, खाने वाला। इसका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये किस किस में यूज होता है? किचन में यूज होता है, और सबसे जरूरी फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है। चौथी चीज हमने क्या देखी? ब्लीचिंग हो गया। उसके बाद हमने वॉशिंग सोडा देखा, जिससे आप कपड़े धोते हैं। ठीक है, इसका क्या था? इसका Na2CO3.10H2O। ठीक है। बस पांचवा आपका POP,
CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O, ये प्लास्टर में यूज होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन है तो अपन उसको एक बार कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, विच ऑफ द फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले करेक्ट वाला देख लेते हैं। रिमेंबर, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड था, सही बात है। बेकिंग पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस देखें, CaSO4 डॉट H2O, देखो ये टू कहाँ से आ गया, तो ये ना यहाँ पे हाफ में था तो उधर टू मल्टीप्लाई में चल गया, तो POP सही है। ब्लीचिंग पाउडर भी सही है। सोडा ऐश NO2CO3 ये सही है। अच्छा, बेकिंग पाउडर अगर आप समझ पा रहे हैं तो क्या होता है बेकिंग पाउडर है बेकिंग सोडा से? क्या NaHCl2 होता है कि NaOHCO3 होता था? एक मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। बेकिंग पाउडर, ये देखो, ये बेकिंग सोडा बोल दो, बेकिंग पाउडर बोल दो, ये क्या है? NaHCO3 है। इसने क्या लगा दिया है? NaHCl2। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। हमारा आंसर ये है क्योंकि इसने नॉट करेक्ट मैच पूछा था। ठीक है, तो ये देखो, सॉल्ट याद होता तो बस आप सिंपल से इसको कर लेते। ठीक, तो यही था आपका एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने चीज़ को काफ़ी इजी तरीके से, जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया है। सॉल्ट को फिर बोल रहा हूँ, सॉल्ट में बस ये जो पांच चीज़ मैंने लिखी है, इस PDF का थोड़ा रन थ्रू गो थ्रू कर लेना ना। मैंने जो मेन मेन चीज़ आप लोगों ने निकाल के पढ़ी, मैंने उसको उसको लिखा है। कम से कम आप वो तो पढ़ना ही है NCERT, पर लास्ट लास्ट में आप इसको NCERT पढ़ने के बाद बस इसको एक बार आप देख सकते हैं, तो आपके लिए हो सकता है थोड़ा बहुत सही लगे आपको। ठीक है, इसको आप देख लेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको MCQ भी करने, खुद से भी करने, मैं जो कराऊँ वो भी करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से याद हो जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन आते हैं यार, ईज़ी आते हैं। हमारा चैप्टर 1 भी ईज़ी था, ये भी ईज़ी है। इसमें हो सकता है आपको बस सॉल्व में थोड़ा बहुत, बस हार्ड नहीं है, बस रटने में हो सकता है कि थोड़ा बहुत भूल जाए, तो उस पे थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। उम्मीद है मैं जितना आपको समझा रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी गलती है या कोई भी सुधार करना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मैं उसमें वर्क कर सकूँ, उस पे काम कर सकूँ, तो चीज़ें और बेहतर होंगी। ठीक है? तो आज का यहीं पे रखते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, और प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है? और तैयारी अच्छे से करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।